प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार श्री अमरकांत जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है दो चरित्र। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। जनार्दन ने दांतों की कूंची नीचे थूकी और कहा, अरे भाई, यह हिंदुस्तान है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लोगों के लिए गुलामी ही ठीक है। जनार्दन एमए और एलएलबी पास करने के बाद अभी हाल ही में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। वह ठिगने तथा मोटे थे और उनके गाल मालपुए की भांति फूले हुए थे। वह हर प्रकार से संपन्न और खुशहाल थे। कमी केवल एक थी, अभी हाल में उनका नौकर भाग गया था। जाड़े के दिन थे। मकानों के सामने सड़क और सहन में धूप का एक पतला सुनहला खंड किसी नवप्रसूता माँ के स्नेहांचल जैसा फैल गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ठिठुरते कांपते घाम खा रहे थे। जनार्दन ने चारपाई खींचकर धूप में बिछा दी थी और उन्हें देखकर जब अपने अपने मकानों के सामने खड़े उनके मित्र कन्हाई और अर्जुन पास को सरक आए, तब उन्होंने उपर्युक्त मत घोषित किया था। साहब, मेरा तो ख्याल है कि जितने भिखमंगे हमारे देश में हैं उतने और कहीं नहीं। अर्जुन ने बात बढ़ाई। जनार्दन बिगड़ उठे। आप इन्हें भिखमंगा समझते हैं? अरे भाई, ये पूरे ठग हैं। ये ऊपर से ही गरीब दिखाई देते हैं। इनके घर जाइए तो पता चले। इनकी हमसे आपसे अच्छी हालत है। हर रविवार की तरह आज भी सवेरे से ही भिखमंगे इकट्ठे हो रहे थे और अब तक उनकी एक अच्छी खासी भीड़ रामदरिद्र बाबू पेशकार के घर के सामने से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुनीर मियाँ की टूटी चौकी तथा पश्चिम में जनार्दन के घर के सामने गड़ी नाद तक फैल छितर चुकी थी। पेशकार साहब के प्रताप से यह सब होता था। कचहरी में वह मुवक्किलों को चाहे जितना मोड़ते हों, परंतु घर पर प्रति रविवार बामन बिसुन तथा अपाहिज भिखमंगों को दान दक्षिणा देकर उसका विधिवत प्रायश्चित भी करते। उनकी इस दयालुता से सभी अवगत हो गए थे। परिणाम स्वरूप नियत दिन तथा समय पर न मालूम कहाँ से चिरकुट गुदरी और फटे बोड़ों में लिपटी अंधनंगी औरतें सूखी लौकियों की तरह ठूंठ लड़के तथा बीमार एवं बेजान बैलों की तरह बूढ़े और जवान वहां आ जुटते। वे लालची कुत्तों की भांति हाँफते, जीभ लपलपाते, थूकते, खखारते और हटर हटर गंदी बातें करते। जनार्दन की बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया और सभी भिखमंगों की भीड़ को उत्सुकतापूर्वक निहारने लगे। जनार्दन ने भी कुछ देर इधर उधर देखने के बाद दांतौन का छिल्ला किया, फिर जोश में बोले, आप देख रहे हो ना इनको? अब आप ही ईमानदारी से बताइए, कौन ऐसा है जो कोई ना कोई काम नहीं कर सकता? लेकिन आप इनसे कुछ काम करने को कह दीजिए ना, बस इनकी नानी मरने लगेगी। मैं सालों की नस नस पहचानता हूँ। उनके मुख पर संतोष की हंसी बिखर गई थी। कहाँ से काम करे साहब, कहीं काम भी तो हो। सरकार तो कान में तेल डाले पड़ी है। कन्हाई ने अपना गर्म विचार प्रकट किया। उत्तेजना से उनका चेहरा भी कुछ तमतमा सा गया। जनार्दन ने भड़क कर उत्तर दिया, भाई ऐसी बात तो कहिए मत। यह आम फैशन हो गया है कि कोई बात मन के खिलाफ हुई नहीं और हमने उसका दोष सरकार के सिर पर मढ़ दिया। आखिर आप ही बताइए, सरकार करे भी तो क्या करे? नई नई नौकरियां और डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, यह सब किसके लिए? लेकिन लोग करना ही नहीं चाहेंगे तो इसका इलाज किसके पास है? फिर हमारे आपके घर में ही बहुत सारे काम हैं। कितने लोग यहीं खप जाएं? पर आपसे क्या छिपा है? कोई टिकता है? और आप यह सोचे कि ये आपके मेरे नौकर चाकर भागकर कोई अच्छा काम धाम थामते हैं तो यह आपकी भूल है। ये सभी या तो भीख मांगते हैं या आवारगी करते हैं। मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि इन्हीं भिखमंगों में से किसी को बुलाइए और काम देने की बातचीत कीजिए। अगर वह भाग न चले तो मेरा नाम नहीं, मेरा तो सब जाना सुना हुआ है भाई। उनके इस लंबे वक्तव्य के परिणाम स्वरूप उनके मुंह के दोनों कोनों में गाज निकल आया और कन्हाई निरुत्तर होकर दूसरी ओर देखने लगे। अरे वह देखो यार! देर से भिखमंगों की ओर देखते हुए अर्जुन ने हंसकर सबका ध्यान आकर्षित किया। जनार्दन तथा कन्हाई दोनों ने सिर घुमाकर उधर देखा।
एक अधेड़ भिखमंगिन एक बूढ़े भिखमंगे की टांग पकड़कर खींचने का प्रयास कर रही थी। बूढ़ा दांत खोलकर बेहयाई से हंसते हुए कुछ कह रहा था और अगल बगल के भिखमंगे ललकार रहे थे, खींच ले तो जाने, खींच ले तो जाने। देखा आपने, जनार्दन ने मुंह बिचका कर कहा, ये भिखमंगे हैं। जो सचमुच गरीब और अपाहिज होगा वह इस तरह की बदतमीजी और बेहूदगी करेगा। अरे जाइए भाई साहब, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, नहीं तो ऐसे सारे निकम्मों को एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाता। मैं तो साफ साफ कह देता हूँ कि बिना डिक्टेटरशिप के देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अंत में वह संतोष से बेहंस पड़े। अर्जुन ने अपनी स्पष्ट सम्मति प्रकट कर दी। सुभाष बाबू होते तो ये दिन देखने न पड़ते। भाई, किसी को बुरा लगे चाहे भला, मैं यह जरूर कहूंगा कि नेहरू जी बहुत ही कमजोर। जनार्दन ने बीच ही में इनकी बात काट कर कहा, फिर हमारा आपका भी कर्तव्य होता है। भिक्षावृत्ति इसलिए बढ़ी है कि हम आप भीख दे देते हैं। अगर हम आप दें ही नहीं तो किसी साले की मांगने की हिम्मत पड़ेगी। हार कर सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोग भीख देते हैं वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनकी बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इसी समय सबका ध्यान भिखमंगों की ओर खिंच गया। पेशकार साहब का लड़का चंदू बाहर निकलकर भिखमंगों को पैसे बांटने लगा था। पैसे ले लेकर कुछ तो बगल की गली में घुसकर गायब हो गए और कुछ बकते झकते माल गोदाम की ओर चलते बने, और इस तरह कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। अब ये दूसरी जगह जाएंगे और वहां भी इसी तरह चौथ वसूल करेंगे। इस तरह इनका सिलसिला शाम तक जारी रहता। जनार्दन की बात समाप्त नहीं होने पाई, क्योंकि ठीक इसी समय 12-13 वर्ष का एक लड़का उनके दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ था। उसने अपने होठ पर होठ दबाकर मुंह फुला फुला कर अपने हाथ के छोटे डंडे के हूर से अपने ठोड़ी के नीचे इस कायदे से मारना शुरू किया कि मुंह से पड़ पड़ की आवाज निकली। फिर खोमचे वाले की तरह गर्दन की नस फुलाकर बोला, देना माई जी, राज दरबार बना रहे, कोई फटा पुराना। सुन बे इधर, वहां हल्ला मत कर, जो कुछ कहना है आकर अपने बाबूजी से कहा। जनार्दन ने चिल्लाकर कहा और आखिर में अपने साथियों की ओर कनखी से देखकर इस तरह मुस्की काटी जैसे भिखमंगों के संबंध में जो उनकी सम्मति है उसकी पुष्टि में प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हों। लड़का चुपचाप फौरन उनके पास आकर खड़ा हो गया। वह दुबला पतला था और उसका हड्डीदार चेहरा ऐसा फक और स्याह था जैसे दूध की नई हंडिया के पेंदे पर आंच लगने से शुरू में कालीख की एक हल्की परत जम जाती है। उसके शरीर पर एक लंगोटा और बनियाइन थी और सिर पर उसने एक फटा पुराना अंगोछा लपेट रखा था। हाथ में उसके एक छोटा डंडा था और कड़ी सर्दी होते हुए भी वह बेंत की तरह सीधा यूं खड़ा था जैसे कोई योद्धा लड़ाई के मैदान में आ डटे। जनार्दन ने हंसकर पूछा, क्यों बे, कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ मालिक। देखा आपने, आप इससे चाहे जितना पूछे, ही विल नॉट टेल यू। अरे आप घबराते क्यों हैं? मैं एक एक बात साबित करता हूं ना। जनार्दन ने मुस्कुराकर अपने साथियों से यह बात कही, फिर झट से भिखमंगे की ओर मुंह करके गंभीरतापूर्वक पुनः प्रश्न किया, कोई काम क्यों नहीं करता बे? लड़के ने बताया, मालिक गर्मी में कचहरी में पंखा खींचता था। जनार्दन ने अपने मित्रों की ओर देखकर कंप्लीट लाई कहा और फिर उत्साहपूर्ण स्वर में भिखमंगे से पूछा, अब क्यों काम नहीं करता रे? इतना हट्टा कट्टा है, कुछ कर नहीं सकता? पर तुम लोगों की तो भीख मांगने का चस्का लग गया है ना। कहीं कोई काम नहीं मिलता सरकार, लड़के ने संक्षिप्त उत्तर दिया। जनार्दन कन्हाई की ओर साभिप्राय देखकर हंस पड़े, फिर आवाज पर जोर देकर लड़के से इस लहजे में बोले जैसे किसी को चुनौती दे रहे हो, बोल, काम करेगा? लड़के ने कोई उत्तर नहीं दिया, भक्कू की तरह प्रश्नकर्ता की ओर देखने लगा। जनार्दन ने ठहाका मारकर हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, अरे मैं इनकी नस नस पहचानता हूँ, काम के नाम पर ही तो इनकी नानी मरती है। यह शुरू से आखिर तक झूठ बोलता है। यह पास के किसी गांव देहात का रहने वाला है और इन सबों ने मांगना मूंगना अपना पेशा बना लिया है। माँ कहीं मांगती है, बाप कहीं मांगता है, यह लड़का कहीं। अब क्या चाहिए साहब, भरे जाओ घर को। जाओ बच्चों, मिडिल ईस्ट में नहीं हुए,
नहीं तो गोली से उड़ा दिए गए होते। व्यंग और क्रोध से उनके होठ टेढ़े हो गए और वह अपने वक्तव्य से इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने लड़के से फिर पूछा, क्यों बे, बोलता क्यों नहीं, काम करेगा? लड़का उनको भय विस्फारित आंखों से देख रहा था, लेकिन इस बार उसने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। हाँ मालिक, करूँगा। झूठ बोलता है साला। अब देख रहा है ना कि हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो अपने को अच्छा साबित करने के लिए ऐसा कह रहा है। जानते हैं ये लोग काम वाम तो देंगे नहीं, उन्होंने अपने मित्रों से कहा और उनका मुख शर्म से कुछ तमतमा गया। भिखमंगे ने उनकी शंका का समाधान किया। नहीं मालिक, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, काम करूँगा सरकार। अच्छा बच्चू, तो ठीक है, मैं तुमको काम दूंगा, करो, पर ठीक से समझ लो, अगर तुमने इधर उधर की तो मारते मारते भुरकुस निकाल दूंगा और पुलिस के भी सुपुर्द कर दूंगा। चलो, 2 रुपए महीने तुम्हारी तनख्वाह और खाना पीना मुफ्त। वह ओसारे में झाड़ू देख रहे हो ना, उसको उठाओ और बाहर मैदान को चमाचम साफ करो। अब कन्हाई जनार्दन की ओर देखकर जोर से हंस पड़ा, तो उन्होंने समझाया, अरे देखते रहो भाई, साला पूरा धोखेबाज है। बच्चू पूरा फंस गए, यहाँ टिकेंगे थोड़े, फिर मैं तो काम दूंगा, मैं और लोगों की तरह थोड़े हूँ। उनका चेहरा लाल हो गया था। कन्हाई तथा अर्जुन चुपचाप इस दिलचस्पी से उनकी बात सुन रहे थे जैसे मदारी का खेल देख रहे हों। सबको उम्मीद थी कि लड़का काम देने पर इनकार कर जाएगा या सरपट भाग चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने ओसारे में जाकर झाड़ू हाथ में ले ली, अपना डंडा एक कोने में दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और झुककर झाड़ने बुहारने लगा। थोड़ी देर बाद जब कन्हाई और अर्जुन अपने अपने घर चले गए तो जनार्दन धीरे से उठे और ओसारे में जाकर भूखे शेर की तरह टहलते हुए घूर घूर कर लड़के का झाड़ना बुहारना देखते रहे। उनको सचमुच उम्मीद थी कि लड़का टिकेगा नहीं, लेकिन काम के प्रति उसकी लगन देखकर उनकी आशा पर तुषारपात ही हुआ। कुछ देर तक वह उसी तरह घूरते रहे और फिर सहसा आगे बढ़कर एक स्थान की ओर अंगुली से संकेत करते हुए तड़प कर बोले, साले, यहाँ भी काम चोरी, यहाँ कितना कूड़ा रह गया, देख तो। जिस स्थान की ओर उन्होंने इशारा किया था वहां गंदगी के नाम पर 2-4 तिनके पड़े हुए थे। लड़का पहले तो भय से सहम गया, फिर दौड़कर वहां की सफाई करने लगा। इसी समय उनका भतीजा जलपान के लिए एक कटोरे में नमकीन और मिठाई लाया। उन्होंने कटोरा हाथ में ले लिया और बाहर बिछी चारपाई पर पुनः बैठकर जलपान करने लगे। उनकी मुद्रा ऐसी हो गई थी जैसे वह क्रोध में हो और नाश्ता अनिच्छा से कर रहे हों। जब भिखमंगा निर्देशित स्थानों की सफाई करके जनार्दन के पास आकर खड़ा हो गया तो उनका नाश्ता अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने मुंह में रखे लड्डू के बड़े टुकड़े को जल्दी से घोंटते हुए रुखाई से पूछा, कर चुका बे? लड़के ने नाश्ते के कटोरे की ओर ललचाई दृष्टि से देखते हुए हामी भरी। उन्होंने गंभीर स्वर में आदेश दिया, अच्छा, अब दूसरा काम कर। यह सामने नाली है ना, इसमें तिनके, पत्ते, कागज वगैरह पड़े हैं, उन्हें निकाल निकाल कर इकट्ठा करके कूड़े पर फेंक। उनके मकान के सामने एक नाली थी जिसका पानी बहता न था और वह बरसों से इकट्ठा होकर काला बदबूदार हो गया था। जनार्दन को आशा थी कि लड़का अब इनकार कर जाएगा क्योंकि वह कार्य घृणित था और नाली में डोम मेहतर ही हाथ लगाते थे, लेकिन लड़के ने उनके प्रस्ताव का जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि खुशी से दौड़कर नाली में झुक झुक कर काले पानी पर उतराई हुई गंदगी को निकालने लगा। उसकी लगन और परिश्रम वैसे ही थी जैसे प्राइमरी स्कूल का कोई छात्र सवेरे सवेरे उत्साह में सब कुछ भूलकर बड़े जतन से अपनी तख्ती में कालिख लगाने, उसे सुखाने तथा गेलने में व्यस्त हो जाता है। जनार्दन का हृदय एक गुस्से से भरता चला आ रहा था। वह चुपचाप लड़के को संकुचित आंखों से देख रहे थे। सहसा कुछ सोचकर वह उठे ही थे कि कन्हाई वहां फिर आ पहुंचे और हंसकर पूछने लगे, कहो भाई, क्या हालचाल है तुम्हारे नए नौकर के? जनार्दन ने मुंह फुलाकर कहा, हालचाल क्या होंगे, साला पूरा काम चोर है। अब मैंने तो पहले ही कह दिया था, भला उसकी काम में तबीयत लग सकती है। वैसे यार, देखने से तो यही मालूम होता है कि बहुत मेहनत से काम कर रहा है, शक्ल सूरत से भी सीधा ही लगता है। कन्हाई ने अपने हृदय की बात कही। जनार्दन ने व्यंग से थोड़ा हंसकर कहा,
भाई सीधी गाय ही खेत चरती है। मैं तो बैठा बैठा सब देख रहा हूं ना। साला एकदम चोर मालूम पड़ता है। बार बार सिर उचकाकर घर के भीतर देखता है। साले ने अपने घर का आता पता भी तो नहीं बताया। जाति वाति का भी कोई ठिकाना नहीं। ऐसों का क्या विश्वास। अगर रात को घना वाना या कोई और चीज चुरा कर चलता बना तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे। खैर मैं डरता थोड़े हूँ। मैं तो इनको काम दूंगा, देखें बच्चू कहाँ तक चलते हैं। कन्हई जब चले गए तो जनार्दन कुछ देर वहां खड़े रहे। धूप अब तेज और चटक हो गई थी। मोहल्ले के कुछ लोग अपने मकानों के सामने घाम में बैठकर शरीर में कड़वे तेल की मालिश कर रहे थे। लड़का उसी मेहनत से काम कर रहा था। जनार्दन कुछ समय तक खड़े खड़े लड़के की ओर देखते रहे, फिर धीरे धीरे बाहर वाली कोठरी में चले गए। वहां भी कुछ देर खड़े सामने सड़क की ओर देखते रहे। एकाएक फिर लड़के को पुकारा, सुन बे इधर। लड़का फुर्ती से दौड़ कर आया। उन्होंने अनमनी आवाज में कहा, इस कमरे को भी साफ कर दे। लड़का दौड़कर बाहर गया और झाड़ू लाकर कमरे की सफाई करने लगा। जनार्दन कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर सहसा बिजली की फुर्ती से लड़के के पास गए और उसे एक लात जमाते हुए मुंह विकृत कर फुसफुसाहट भरी आवाज में बोले, भाग साले यहां से, चोट्टा कहीं का। लड़का मुंह के बल गिर पड़ा और जब वह संभल कर उठा तो जनार्दन ने भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, भाग जा यहां से, कभी इधर आने का नाम न लेना। तेरे जैसे चोर का यहाँ काम नहीं है। यह ले 10 पैसा और जा यहां से चुपचाप, चल। यह कहकर उन्होंने जेब से 10 पैसा निकालकर लड़के की ओर बढ़ाया, पर भिखमंगा इतना डर गया था कि वहां से यूं ही खिसकने लगा। चुपचाप ले ले साले, जनार्दन गरज पड़े। लड़के ने हाथ बढ़ाकर अपनी हथेली पर पैसा रोक लिया और वहां से भाग चला। उसका चेहरा भय से सूख गया था और जल्दी में अपना डंडा भी लेना वह भूल गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।